आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण। तो आज का हमारा सबसे पहला और सबसे गहरा विश्लेषण जुड़ा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन चल रहा है और आज दूसरे ही दिन सदन में जो नज़ारा देखने को मिला वो आजकल काफ़ी आम हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो बड़े सवाल छिपे हैं वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी आम नहीं है। सदन में जबरदस्त हंगामा का। बिल्कुल, और ये हंगामा किसी छोटी मोटी बात पर नहीं था। विपक्ष लगातार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। ये एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है जो हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ा है। हाँ, इलेक्टोरल रोल्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर तो सीधा सीधा चुनाव के नतीजों पे पड़ सकता है। विपक्ष का इस पर बहस मांगना तो लाजमी है, लेकिन सरकार का कहना था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर अपने तय समय पर। विपक्ष चाहता था कि तत्काल चर्चा हो। नतीजा वही हुआ जो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, गतिरोध, नारेबाजी और सदन की कार्यवाही बाधित से पारित हो गया। और इसी घटना पर इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बहुत ही तीखा संपादकीय छापा है जिसका शीर्षक है लेजिस्लेचर इन रिट्रीट। हाँ, और ये शीर्षक अपने आप में पूरी कहानी कहता है। लेजिस्लेचर इन रिट्रीट, इसका मतलब है पीछे हटती विधायिका। संपादकीय का मूल तर्क ये है कि हमारी संसद, जिससे एक रोबस्ट लेजिस्लेचर यानी एक मजबूत विचार विमर्श करने वाली, सरकार से सवाल पूछने वाली संस्था होना चाहिए था, वो धीरे धीरे सिकुड़कर सिर्फ एक अप्रूवल बॉडी बनती जा रही है। अप्रूवल बॉडी मतलब एक ऐसी संस्था जिसका काम सिर्फ कार्यपालिका यानी सरकार के फैसलों पर रबल स्टैंप लगाना रह गया है। यह तो बहुत बड़ा आरोप है। यूपीएससी के नजरिए से इस पूरे मुद्दे को कैसे समझना चाहिए? एस्पिरेंट्स के लिए इसमें क्या खास है? देखिए, यूपीएससी के लिए ये मौजू एक सोने की खान जैसा है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में ये सीधे सीधे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस वाले टॉपिक में आता है। अच्छा। ऐसे के पेपर में हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल डिके या बैलेंस ऑफ पावर जैसे विषयों पर लिखने के लिए यहाँ से बेहतरीन तर्क और उदाहरण मिल सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए? और प्रीलिम्स के लिए तो कई सवाल बनते हैं। बिल पास करने की प्रक्रिया, स्पीकर की भूमिका, पार्लियामेंट्री कमिटीज और सबसे जरूरी द इन्फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। चलिए तो फिर इसकी गहराई में चलते हैं। ये जो कहा जाता है कि हमारा सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जहां संसद सर्वोच्च है, लेकिन असलियत में संसद कमजोर हो रही है। इस विरोधाभास को कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो हमने ब्रिटेन से लिया है, उसकी आत्मा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यहाँ कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका का ही एक हिस्सा होती है और अपने हर काम के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा, ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है ना? हाँ, एकदम अलग है, जहाँ राष्ट्रपति सीधे तौर पर संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि वहाँ शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण यानी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। और हमारे यहाँ ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके हैं? संविधान ने कई पावरफुल टूल्स दिए हैं, जैसे क्वेश्चन आवर, जहां कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकता है। राइट। 0R है, अजॉर्नमेंट मोशंस यानी स्थगन प्रस्ताव हैं, जिनसे सरकार को किसी जरूरी मुद्दे पर बहस के लिए मजबूर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, जिन्हें संसद की मिनी लेजिस्लेचर या टेक्निकल वर्कशॉप भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये सारे टूल्स मौजूद हैं तो फिर ये रिट्रीट ऑफ द लेजिस्लेचर वाली बात क्यों उठ रही है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ही तो सारी कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, पहली लोकसभा जो थी 1952 से 57 तक जी, वो एक साल में औसतन 135 दिन बैठती थी। 135 डेज। ये तो बहुत ज्यादा है आज के हिसाब से। बिल्कुल। और आज 70वीं लोकसभा का औसत सिमटकर सिर्फ 55 दिन रह गया है, साल में 2 महीने भी नहीं। जब आप मिलेंगे ही नहीं तो बहस और विचार विमर्श कहाँ से होगा? ये घटते हुए दिन
दरअसल घटते हुए डेमोक्रेटिक स्पेस का प्रतीक हैं। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय इसी घटते हुए स्पेस के पीछे के कारणों का विश्लेषण करता है। उसका पहला और सबसे बड़ा तर्क है मोनोलॉग ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, यानी कार्यपालिका के प्रभुत्व का एकालाप। सुनने में बहुत भारी शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। देखिए, लोकतंत्र एक संवाद, डायलॉग होना चाहिए। सरकार और विपक्ष के बीच एक नृत्य, एक डांस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन जब सरकार के पास प्रचंड बहुमत होता है तो ये संवाद एक एकालाप मोनोलॉग में बदल जाता है। सरकार विधायी एजेंडा पूरी तरह से नियंत्रित करती है। वो तय करती है कि किस बिल पर चर्चा होगी और किस पर नहीं। जब विपक्ष सर जैसे मुद्दे पर बहस की मांग करता है और उसे अनसुना कर दिया जाता है, तो विपक्ष के पास विरोध जताने का एकमात्र हथियार बचता है, व्यवधान। अच्छा, तो ये एक चक्रव्यूह जैसा है। विपक्ष बहस मांगता है, सरकार मना करती है, विपक्ष हंगामा करता है और फिर सरकार उसी हंगामे का बहाना बनाकर कहती है कि देखिए विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, इसलिए हमें शोर शराबे में ही बिल पास करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक विशिष्ट साइकिल बन गया है और इसका नतीजा ये होता है कि जो बिल बिना बहस के पास होते हैं वो कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनमें लोकतांत्रिक वैधता यानी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की कमी रह जाती है। संपादकीय में दूसरा बड़ा कारण बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ये कानून तो आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने यानी सरकारों को स्थिर करने के लिए लाया गया था। ये संसद की बहस को कैसे खत्म कर रहा है? और यही इस कानून का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। ये संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में है। इसने सरकारों को स्थिरता तो दी, क्योंकि अब कोई भी सांसद या विधायक आसानी से पार्टी नहीं बदल सकता। लेकिन इस स्थिरता की हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और वो कीमत है संसद की आत्मा। संसद की आत्मा मतलब इस कानून के तहत हर सांसद को पार्टी विप का पालन करना ही पड़ता है। मतलब अगर पार्टी ने कह दिया कि बिल के पक्ष में वोट करना है तो सांसद को करना ही पड़ेगा, भले ही वो उस बिल से सहमत ना हो या उसके क्षेत्र की जनता उस बिल के खिलाफ हो। जी हाँ, अगर वो विप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इसका असर ये हुआ है कि एक सांसद अब अपनी विवेक, अपनी विशेषज्ञता या अपने क्षेत्र की आवाज का प्रतिनिधि नहीं रहा। वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया है। बिल्कुल, जिसे अपनी पार्टी के आदेश का पालन करना है। संपादकीय की भाषा में कहे तो सांसद केवल लॉबोटोमाइज्ड नंबर्स बनकर रह गए हैं। ब्रिटेन में, जहां से हमने ये सिस्टम लिया, वहां ब्रेक्जिट जैसे मुद्दे पर दर्जनों सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट किया था। वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तीसरा बिंदु है द डिक्लाइन ऑफ कमिटी स्क्रूटनी, यानी समिति जांच में गिरावट। ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? संसदीय समितियां संसद की आंख, कान और दिमाग की तरह होती हैं। जब कोई बिल सदन में पेश होता है तो वहां राजनीतिक माहौल गर्म होता है, लेकिन जब वही बिल समिति के पास जाता है तो वहां बंद दरवाजों के पीछे, राजनीति से दूर, उस बिल के हर पहलू की चीर-फाड़ होती है। विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, स्टेक होल्डर से बात होती है और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है। अच्छा, मतलब ये सबूत आधारित कानून निर्माण यानी एविडेंस बेस्ड लॉ मेकिंग की रीढ़ है। सही कहा। और यहाँ भी आंकड़े निराशाजनक हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। बहुत ज्यादा। 14वीं और 15वीं लोकसभा में लगभग 60% से ज्यादा बिल समितियों को भेजे गए थे। 60%? हाँ, और हाल के वर्षों में ये आंकड़ा गिरकर 20% से भी कम हो गया है। कृषि कानून जिनका इतना विरोध हुआ, उन्हें भी समिति के पास नहीं भेजा गया था। अगर भेजा गया होता तो शायद वो संकट टाला जा सकता था। और संपादकीय का चौथा और आखिरी बिंदु पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर और चेयरमैन की भूमिका पर है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, क्योंकि स्पीकर को सदन का संरक्षक माना जाता है। उनकी भूमिका एक निष्पक्ष अंपायर, न्यूट्रल आर्बिटर की होती है। लेकिन हाल के वर्षों में ये आलोचना बढ़ी है कि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल विपक्ष को अनुशासित करने के लिए ज्यादा होता है और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए कम। जब विपक्ष के चर्चा के नोटिस बार-बार खारिज होते हैं और सत्ता पक्ष के बिल आसानी से एजेंडे पर आ जाते हैं, तो संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। तो इस पूरी स्थिति का समाधान क्या है? अगर संसद ऐसे ही कमजोर होती रही तो लोकतंत्र का क्या होगा? संपादकीय कुछ ठोस सुझाव देता है। पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ में सुधार किया जाए। विप को सिर्फ उन मामलों तक सीमित किया जाए
जिनसे सरकार की स्थिरता पर सीधा असर पड़ता हो। जैसे अविश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक। हाँ बिल्कुल। बाकी विधेयकों पर सांसदों को अपनी राय रखने की आजादी हो। दूसरा, विपक्ष को भी विधायी एजेंडा में कुछ हिस्सेदारी दी जाए। जैसे यूके में ऑपोजिशन डेज होते हैं, जहां सप्ताह में 1 या 2 दिन विपक्ष के चुने हुए मुद्दों पर बहस होती है। ये तो एक अच्छा आइडिया है। और तीसरा, एक नियम बनाया जाए कि सभी महत्वपूर्ण बिल आपातकालीन बिलों को छोड़कर अनिवार्य रूप से स्थायी समितियों के पास जांच के लिए भेजे ही जाएंगे। संसदीय बहस में गिरावट का ये मुद्दा सिर्फ एक एकेडमिक चर्चा नहीं है, इसका सीधा असर राज्यों पर भी पड़ रहा है, जैसा कि हमने मणिपुर जीएसटी बिल के मामले में देखा। ये एक बहुत ही असाधारण घटना है कि किसी राज्य का जीएसटी बिल देश की संसद में पास हो रहा है। इसके संघीय निहितार्थ, फेडरल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये घटना हमारे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। यूपीएससी के नजरिए से ये जीएस पेपर 2 में प्रेसिडेंट्स रूल यानी आर्टिकल 356 राइट और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो केंद्र के लिए आर्टिकल 123 और राज्य के लिए 213 है, जैसे टॉपिक से सीधे जुड़ता है। पहले इसका संदर्भ समझते हैं। ये बिल संसद में आया ही क्यों? जीएसटी तो राज्य का विषय भी है। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर में पिछले काफी समय से सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक है और वहां की राज्य विधानसभा निलंबित अवस्था यानी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, यानी काम नहीं कर रही है। इस बीच जीएसटी काउंसिल ने पूरे देश के लिए कुछ टैक्स रेट्स में बदलाव को मंजूरी दी। अब जीएसटी का सिद्धांत है वन नेशन वन टैक्स, तो ये बदलाव केंद्र के सीजीएसटी कानून और सभी राज्यों के एसजीएसटी कानूनों में भी एक साथ लागू होने चाहिए। अच्छा। चूंकि मणिपुर विधानसभा सत्र में नहीं थी, इसलिए वहां इन बदलावों को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के जरिए लागू किया गया। अब संविधान के अनुसार उस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए विधानसभा की मंजूरी चाहिए। और विधानसभा तो है नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए संसद ने राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बिल को मंजूरी दी है। तो इसमें समस्या क्या है? ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया ही है। प्रक्रिया संवैधानिक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे निहितार्थ गंभीर हैं। इसका पहला विश्लेषण है द रिप्यूग्नेंसी फैक्टर। संविधान के आर्टिकल 254, 254 और नए आर्टिकल 246A के तहत जीएसटी पर केंद्र और राज्यों की समवर्ती शक्ति कंकरेंट पावर है। मतलब दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर पूरा देश नई जीएसटी दरों पर चला जाता और मणिपुर पुरानी दरों पर ही रहता, तो इससे व्यापार में भारी केओस मच जाता। इसलिए एकरूपता बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। लेकिन ये जरूरत पैदा ही क्यों हुई? क्योंकि मणिपुर में शासन विफल हो गया है। बिल्कुल, और यही हमारा दूसरा विश्लेषण है, द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेशन। किसी राज्य का टैक्स बिल देश की संसद में पास हो, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। ये मणिपुर में गवर्नेंस ब्रेकडाउन को दिखाता है। सही कहा। और तीसरा विश्लेषण, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है डबल डेमोक्रेटिक डेफिसिट। इसका क्या मतलब है? डबल डेमोक्रेटिक डेफिसिट। इसे ध्यान से समझिए। ये बिल उस राज्य के कराधान को प्रभावित कर रहा है जिसके चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमएलएज अपनी विधानसभा में इस पर बहस नहीं कर सके क्योंकि विधानसभा निलंबित है। ये हुआ पहला लोकतांत्रिक घाटा। ठीक है। और फिर इसी बिल को देश की संसद में भी, जहां पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बिना किसी बहस के शोर शराबे में पास कर दिया गया। ये हुआ दूसरा लोकतांत्रिक घाटा, सेकंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट। मतलब जिन लोगों पर ये टैक्स लगेगा, उनके नुमाइंदों को किसी भी स्तर पर, ना राज्य में ना केंद्र में, इस पर अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। ये तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का ही उल्लंघन हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और हमारे संघीय ढांचे की कमजोरियों को उजागर करता है। और ये जो टैक्स और केंद्र राज्य संबंधों की बात है, ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है। आज लोकसभा में 2 ऐसे बिल पेश हुए हैं जो भारत के पूरे फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद की तस्वीर बदल सकते हैं। हाँ, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किए। पहला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, और दूसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025,
हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इन बिलों का सीधा मकसद है जीएसटी मुआवजा उपकर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को एक नए रूप में जिंदा रखना, जो मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ये तो राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए था, है ना? हाँ। तो अब इसे नए नाम से वापस क्यों लाया जा रहा है? बिल्कुल। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो राज्यों को डर था कि उन्हें राजस्व का भारी नुकसान होगा। केंद्र ने उनसे वादा किया कि 5 साल तक उनके राजस्व में 14% की सालाना वृद्धि की गारंटी होगी और जो भी कमी होगी केंद्र उसकी भरपाई करेगा। और इसी भरपाई के लिए लग्जरी सामान, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों पर एक उपकर यानी सेस लगाया गया, जिसे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कहा गया। ये तो 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था, फिर ये 2026 तक कैसे खिंच गया? कोविड-19 महामारी के कारण महामारी के दौरान राज्यों का राजस्व बुरी तरह गिरा और केंद्र को मुआवजा देने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ा। उसी कर्ज को चुकाने के लिए इस सेस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा। अब असली समस्या 2026 में शुरू होगी। जब ये सेस अचानक खत्म हो जाएगा तो एक फिस्कल क्लिफ यानी राजकोषीय चट्टान जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। फिस्कल क्लिफ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ अचानक बहुत कम हो जाएगा, वो सस्ते हो जाएंगे। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक आपदा होती और सरकार के लिए राजस्व का नुकसान भी। हाँ, साथ ही सरकार के खजाने को भी राजस्व का भारी नुकसान होता। इसी खाई को पाटने और टैक्स की दरों को ऊंचा बनाए रखने के लिए ये नए बिल लाए गए हैं। इस पूरी बहस में कुछ टेक्निकल टर्म्स बार बार आ रहे हैं, जैसे सिन टैक्स और सेस, सरचार्ज और टैक्स के बीच का अंतर। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत जरूरी है, इसे एक बार हमेशा के लिए क्लियर कर दीजिए। जरूर। सिन टैक्स एक तरह का सुधारात्मक कर होता है जो समाज के लिए हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कम करें। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी अंतर पर, टैक्स, सरचार्ज और सेस। टैक्स यानी कर, इसका पैसा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में जाता है और सबसे जरूरी बात, इसे फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। ये डिविजिबल पूल का हिस्सा है। अच्छा। सरचार्ज यानी अधिभार, ये कर के ऊपर कर होता है। इसका पैसा भी CFI में जाता है, लेकिन ये राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। ये पूरा पैसा केंद्र का होता है। और सेस? सेस यानी उपकर, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर होता है, जैसे शिक्षा उपकर या स्वच्छ भारत उपकर। इसका पैसा भी CFI में जाता है, राज्यों के साथ साझा नहीं होता और इसे सिर्फ उसी काम पर खर्च किया जा सकता है जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया है। अच्छा, तो मतलब टैक्स वो पिज्जा है जो केंद्र और राज्यों में बटेगा, सरचार्ज वो एक्स्ट्रा टॉपिंग है जो सिर्फ केंद्र खाएगा, और सेस वो कोल्ड ड्रिंक है जो किसी खास पार्टी के लिए लाई गई है और वहीं पी जाएगी। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है और यही एनालॉजी इस नए बिल के पीछे के पूरे विवाद को समझाती है। कैसे? इन नए बिलों का फिस्कल फेडरलिज्म पर क्या असर पड़ेगा? विपक्ष क्यों कह रहा है कि ये सहकारी संघवाद के खिलाफ है? क्योंकि सरकार कॉम्पनसेशन सेस, जो एक तरह का सेस था, को हटाकर उसकी जगह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक नया सेस लगा रही है। अब देखिए, तंबाकू पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को फिर से बढ़ाया जा रहा है। ये केंद्र का अधिकार है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद भी यूनियन लिस्ट की एंट्री 84 के तहत केंद्र के पास तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार बना हुआ है। और पान मसाला पर? और पान मसाला पर एक नया हेल्थ सिक्योरिटी सेस लगाया जा रहा है। तो इसमें राज्यों को क्या दिक्कत है? पहले भी सेस था, अब भी सेस और एक्साइज ड्यूटी है। दिक्कत तर्क में है। पहले का सेस राज्यों को मुआवजा देने के नाम पर था। अब जो पैसा आएगा वो सेस और सरचार्ज की तरह डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा, जिसे आर्टिकल 270 के तहत राज्यों के साथ बांटा जाता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों का 41% राज्यों को मिलता है, लेकिन जब सरकार टैक्स की जगह सेस लगाती है तो वो सारा पैसा केंद्र के पास रह जाता है। मतलब इस बदलाव से केंद्र के पास हजारों करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आएगा जो उसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओहो, तो ये है असली खेल। मतलब नाम बदल रहा है, लेकिन असल में केंद्र का खजाना भर रहा है और राज्यों का हिस्सा कम हो रहा है।
तभी विपक्ष जैसे टीएमसी के सौगत रॉय इसे राजस्व का केंद्रीकरण कह रहे हैं। बिल्कुल, ये फिस्कल फेडरलिज्म की आत्मा पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार का तर्क भी समझना जरूरी है। क्या तर्क है सरकार का? बिल में 2 उद्देश्य बताए गए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जोड़ने का मतलब है कि इस फंड का एक हिस्सा रक्षा आधुनिकीकरण, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पब्लिक हेल्थ वर्सेस रेवेन्यू की लड़ाई है जिसमें फेडरलिज्म भी एक कोण है। इसका अंतिम प्रभाव क्या होगा? उपभोक्ताओं के लिए सिगरेट या पान मसाला की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का मकसद कीमतें ऊंची रखना ही है। उद्योग के लिए अनुपालन, कंप्लायंस और सख्त हो जाएगा, खासकर पान मसाला सेक्टर में, जहां सरकार कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन का इस्तेमाल कर रही है। मतलब फैक्ट्री में लगी मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर टैक्स, न कि वास्तविक उत्पादन पर, ताकि कर चोरी रुके। सही कहा। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव राज्यों पर पड़ेगा, जिनके लिए राजस्व का एक स्रोत कम हो रहा है। ये मुद्दा निश्चित रूप से आने वाले 16वें वित्त आयोग के सामने एक बड़े विवाद के रूप में उठेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हुई, तो चलिए अब एक ऐसी खबर पर चलते हैं जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के नाम पर लागू करने जा रही है, और इसका असर देश के हर एक मोबाइल फोन यूजर पर पड़ेगा। जी, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, DOT ने एक बहुत ही बड़ा और दूरगामी निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक मार्च 2026 से भारत में बनने वाले या आयात होने वाले सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी एप्लीकेशन पहले से प्री इंस्टॉल्ड होना अनिवार्य होगा। एक मिनट, एक सरकारी ऐप मेरे फोन में पहले से आएगा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पढ़ी वो ये है कि यूजर इस ऐप को हटाया, अनइंस्टॉल या बंद, डिसेबल भी नहीं कर पाएगा। ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस आदेश का सबसे विवादास्पद पहलू है। पहले समझते हैं कि ये संचार साथी है क्या और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। संचार साथी पोर्टल मई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य काम है खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक करना, ब्लॉक करना और IMEI नंबर के जरिए फोन की असलियत जांचना। IMEI नंबर, जो हर फोन की यूनिक आईडी होती है। हाँ, भारत में चोरी के फोन का एक बहुत बड़ा काला बाजार है, जहां फोन का IMEI नंबर बदल दिया जाता है, जिसे MEI क्लोनिंग कहते हैं। इससे अपराधियों और आतंकवादियों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो सरकार का तर्क सीधा है। पहला, डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकना। दूसरा और सबसे बड़ा, IMEI से छेड़छाड़ को जड़ से खत्म करना। जब हर फोन में ये ऐप होगा तो चोरी के फोन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इरादा तो अच्छा लगता है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन तरीका? एक अनिवार्य ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, ये निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? UPSC के लिए इस मुद्दे के क्या आयाम हैं? इसके कई आयाम हैं। GS पेपर 3 में ये साइबर सिक्योरिटी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ता है। वहीं GS पेपर 2 में यह गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके डिजाइन से जुड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी से। आलोचक इसे ब्लोटवेयर कह रहे हैं, मतलब ऐसा फालतू का सॉफ्टवेयर जो फोन में पहले से आता है। एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भी तो इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगी। इसे लेकर कॉर्पोरेट पुशबैक होना तय है। एप्पल हमेशा से अपने इकोसिस्टम पर कंट्रोल रखने के लिए जाना जाता है। हाँ, याद है, कुछ साल पहले एप्पल ने TRAI के DNT ऐप को अपने ऐप स्टोर पर जगह देने से मना कर दिया था। जी, क्योंकि वो यूजर्स के कॉल लॉग्स का एक्सेस मांग रहा था। निजता की चिंताएं, प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत गंभीर हैं। एक अनिवार्य, ना हटाया जा सकने वाला ऐप जिसे आपके डिवाइस के यूनिक आइडेंटिफायर तक सीधी पहुंच हो, वो बड़े पैमाने पर निगरानी, मैस सर्वेलेंस का एक शक्तिशाली औजार बन सकता है। और अगर कल को ये सरकारी ऐप ही हैक हो गया तो? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस ऐप को सिस्टम में इतनी गहरी पहुंच दी जाती है कि उसे डिलीट ना किया जा सके, तो ये खुद एक सुरक्षा खामी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल उपयोगकर्ता एजेंसी का है। क्या एक नागरिक को अपने खरीदे हुए डिवाइस पर पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए? ये नियम राज्य की सुरक्षा को नागरिक के व्यक्तिगत नियंत्रण से ऊपर रखता है। तो इस टकराव का समाधान क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? आगे 2 रास्ते दिखते हैं। हाँ। पहला, पारदर्शिता। सरकार को इस ऐप का कोड ओपन सोर्स करना चाहिए, ताकि विशेषज्ञ और आम जनता ये देख सकें कि ये ऐप सिर्फ IMEI की जांच कर रहा है
या गुपचुप तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट्स, फोटो या मैसेज भी पढ़ रहा है। और दूसरा रास्ता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क पुट्टास्वामी फैसले के तहत अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पुट्टास्वामी फैसला, जिसने निजता को मौलिक अधिकार बनाया था? जी, उस फैसले में कोर्ट ने आनुपातिकता का परीक्षण, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का सिद्धांत दिया था। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि क्या सरकार का लक्ष्य IMEI धोखाधड़ी रोकना वैध है? हाँ है। क्या ये कदम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त है? शायद है। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये लक्ष्य हासिल करने का सबसे कम दखल देने वाला तरीका है? लीस्ट इंट्रूसिव मेथड। या इससे बेहतर तरीके मौजूद हैं जो नागरिक की निजता का कम हनन करते हो? मतलब क्या मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? इसका फैसला अब अदालत करेगी। बिल्कुल। ये बहस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और लिबर्टी के बीच के संतुलन की है, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी लाइफस्टाइल हमारे जीवन पर जो असर डाल रही है वो सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। द हिंदू में आज एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय छपा है जो हमारे शहरों की बनावट और हमारी सेहत, खासकर दिल की सेहत के बीच एक खतरनाक रिश्ते को उजागर करता है। जी, इस संपादकीय का शीर्षक है द नीड फॉर हार्ट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग। ये एक बहुत ही जरूरी बहस छेड़ता है। हम अक्सर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन हम प्लानिंग पोल्यूशन की बात नहीं करते। यानी हमारे शहरों की खराब बनावट भी एक तरह का प्रदूषण है जो धीरे धीरे हमें मार रहा है, खासकर हमारे दिल को। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक लगता है। बिल्कुल। ये GS पेपर 1 में अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज से जुड़ता है, GS पेपर 2 में हेल्थ से और GS पेपर 3 में एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से। लेख का तर्क है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के मास्टर प्लान बनाते समय अब कार्डियक हेल्थ यानी हृदय स्वास्थ्य को एक मुख्य मानक की मैट्रिक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये हार्ट रेजिलिएंट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ऐसा शहर जो हमारे दिल के लिए अच्छा हो। हाँ, बिल्कुल यही। हार्ट रेजिलिएंट प्लानिंग यानी हृदय अनुकूल योजना का मतलब है ऐसी शहरी डिजाइन जो हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, CVD के 3 मुख्य शहरी जोखिम कारकों को सीधे तौर पर कम करती है। और वो 3 कारक कौन से हैं? पहला, वायु प्रदूषण, दूसरा, शारीरिक निष्क्रियता, फिजिकल इनएक्टिविटी, और तीसरा, गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस। और ये तीनों चीजें तो आज हर बड़े शहर की सच्चाई हैं। इसीलिए शहरी भारत में हृदय रोगों का प्रसार ग्रामीण भारत की तुलना में लगभग 2 गुना है। पहला कारण, प्रदूषण। हम जानते हैं कि PM2.5 सीधे तौर पर दिल के दौरे और स्ट्रोक से जुड़ा है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल हैं, जहां गाड़ियों से निकला धुआं फंस जाता है। दूसरा, गतिहीन जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सही कहा। हमारे शहर गाड़ियों के लिए बने हैं, पैदल चलने वालों या साइकिल चलाने वालों के लिए नहीं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं लेकिन सुरक्षित फुटपाथ और साइकिलिंग लेन गायब हैं। और तीसरा है हीट स्ट्रेस। जी, कंक्रीट और डामर गर्मी सोखते हैं जिससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव पैदा होता है। शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इस बढ़ी हुई गर्मी से हमारे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो समाधान क्या है? क्या हम अपने शहरों को बदल सकते हैं? समाधान मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। संपादकीय कुछ बहुत ही व्यावहारिक समाधान सुझाता है। पहला, 15 मिनट सिटीज की अवधारणा को अपनाना। 15 मिनट सिटीज। हाँ, इसका मतलब है ऐसे मोहल्ले बनाना जहां आपकी जरूरत की हर चीज, स्कूल, दुकान, क्लिनिक, पार्क आपके घर से 15 मिनट की पैदल दूरी या साइकिल की दूरी पर हो। इससे गाड़ियों पर निर्भरता कम होगी। ये तो यूरोप के कई शहरों में किया जा रहा है। जी। दूसरा समाधान है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हरित अवसंरचना में निवेश करना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पार्क बनाना, ग्रीन कॉरिडोर बनाना। पेड़ सिर्फ हवा साफ नहीं करते, वो शहर को ठंडा भी रखते हैं। और तीसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी साइकिलिंग और पैदल चलने को प्राथमिकता देना। इसके लिए सुरक्षित और इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे को हम आज की एक और खबर से जोड़ सकते हैं। आज बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दितवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग एक बड़ी समस्या है। क्या इसका और हार्ट रेजिलियंस का कोई कनेक्शन है? बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन है। यही तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग है जो यूपीएससी चाहता है। जो समाधान शहरी बाढ़ का है, वही समाधान शहरी गर्मी का भी है। कैसे? देखिए, शहरी बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि हमने मिट्टी की जमीन खत्म करके हर जगह कंक्रीट बिछा दिया है, जिससे बारिश का पानी जमीन में जा ही नहीं पाता। सही बात है। अगर हम शहरों में परमिएबल सर्फेसेस यानी पारगम्य सतहें जैसे घास के मैदान, कच्ची जमीन या विशेष प्रकार के फुटपाथ बढ़ाएं, तो पानी जमीन में सोख लिया जाएगा और बाढ़ रुकेगी। और यही सतहें गर्मी भी कम सोखती हैं। एग्जैक्टली। तो एक फ्लड रेजिलिएंट शहर अनिवार्य रूप से एक हॉट रेजिलिएंट शहर भी होता है। एक ही समाधान से दो समस्याओं का हल। वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने। चलिए शहरों की हेल्थ से अब देश की हेल्थ पर आते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक और बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। सरकार ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण NAPMR 2.0 2025-2029 लॉन्च किया है। जी, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसे अ साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। AMR यानी एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर हो जाना दुनिया के लिए कोविड-19 से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसे एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं, है ना? हाँ, द हिंदू में इसका एक विस्तृत विश्लेषण छपा है जो बताता है कि ये नया प्लान NAPAMR 2.0 अपने पहले संस्करण जो 2017 में आया था से मीलों आगे है। ऐसा क्या खास है इस नए प्लान में? सबसे खास बात है इसका बजटीय आवंटन, बजटरी एलोकेशन। पहला प्लान विचारों में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे लागू करने के लिए पैसा नहीं था। वो एक अनफंडेड मैंडेट था। इस बार पहली बार AMR से लड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक समर्पित बजट और कार्य योजना बनाई गई है। इस नए प्लान का केंद्रीय ढांचा वन हेल्थ दृष्टिकोण है। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है? वन हेल्थ का दृष्टिकोण ये मानता है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। AMR की समस्या को सिर्फ डॉक्टरों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ये एक पारिस्थितिकीय संकट, इकोलॉजिकल क्राइसिस है। इसके 3 आयाम हैं। कौन कौन से? पहला है मानव क्षेत्र, ह्यूमन सेक्टर। हम भारतीय जरा सा जुकाम होने पर भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। डॉक्टर भी कई बार जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लिखते हैं। इस ओवरयूज और मिसयूज से हमारे शरीर में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया यानी सुपर बग्स पैदा हो रहे हैं। दूसरा है पशु क्षेत्र, एनिमल सेक्टर। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, पोल्ट्री उद्योग में मुर्गियों का वजन जल्दी बढ़ाने के लिए और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में होता है। इसमें कोलेस्टिन जैसी दवाएं भी शामिल हैं। हाँ, इसमें कोलेस्टिन जैसी अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट की एंटीबायोटिक भी शामिल है, जो तब दी जाती है जब कोई और दवा काम न करे। जब ये दवाएं जानवरों को दी जाती हैं तो उनमें दवा प्रतिरोधी सुपरबग्स पैदा होते हैं, जो फिर चिकन या अंडों के माध्यम से हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। और तीसरा है पर्यावरण क्षेत्र। दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, जिसमें एंटीबायोटिक के अंश होते हैं, जब नदियों में जाता है तो वो पूरी नदी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। तो वन हेल्थ का मतलब है कि हमें इन तीनों क्षेत्रों, मानव, पशु और पर्यावरण में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना होगा। तो NAPMR 2.0 इन तीनों क्षेत्रों के लिए क्या कर रहा है? इसके 3 मुख्य प्रावधान हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, बजटीय आवंटन। अब स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय तीनों के पास AMR से लड़ने के लिए अपना समर्पित बजट होगा। राइट। दूसरा, निगरानी, सर्वेलेंस। भारत में GLASS, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, जो WHO का एक नेटवर्क है, उसकी रिपोर्टिंग को और मजबूत किया जाएगा। हमें डेटा चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया किन दवाओं के प्रतिरोधी हो रहे हैं। और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मदद से स्वदवा सेल्फ मेडिकेशन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जैसे कि लाल लकीर अभियान, जो बताता है कि जिन दवाओं पर लाल लकीर है उन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के न खरीदें। इसे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां हैं? हाँ, 2 बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट्स। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। केंद्र योजना बना सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन असली काम राज्यों को ही करना है। और दूसरी? तो चिकन और अंडों की लागत बढ़ सकती है, जिससे गरीबों के लिए प्रोटीन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मतलब पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी नीतिगत चुनौती है। बिल्कुल। देश के अंदर के बैलेंसिंग एक्ट से अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहां भारत को अक्सर ऐसे ही बैलेंसिंग एक्ट करने पड़ते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। जी, ये एक बहुत ही गंभीर घटनाक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। ये घोषणा कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य जमावड़े के बाद हुई है, जिसे अमेरिका तो मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बता रहा है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और एक औपनिवेशिक धमकी करार दे रहा है। यूपीएससी के लिए इस खबर के क्या मायने हैं? जीएस पेपर 2 IR में ये पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स के तहत आता है। इसके अलावा ये संप्रभुत्वता और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 1944 यानी 1944 के शिकागो कन्वेंशन की अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या अमेरिका कानूनी तौर पर ऐसा कर सकता है? क्या कोई देश किसी दूसरे देश के हवाई क्षेत्र को बंद घोषित कर सकता है? यहीं पर कानूनी और राजनीतिक वास्तविकता का बड़ा अंतर सामने आता है। कानूनी तौर पर जवाब है बिल्कुल नहीं। 1944 यानी 1944 का शिकागो कन्वेंशन, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का आधार है, साफ कहता है कि हर देश को अपने हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुत्व प्राप्त है। तो अमेरिका के पास वेनेजुएला के आसमान को बंद करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक धमकी है? ये धमकी से ज्यादा है। ये एक डी फैक्टो ब्लॉकेड यानी वास्तविक नाकाबंदी के रूप में काम करता है। भले ही ये घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, लेकिन दुनिया भर की एयरलाइंस और उससे भी ज्यादा जरूरी बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज, अमेरिकी सलाह का पालन करती हैं। अच्छा, मतलब कोई भी एयरलाइन या बीमा कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वेनेजुएला को बाकी दुनिया से आर्थिक और भौतिक रूप से अलग थलग करने का एक प्रभावी हथियार बन जाता है। मतलब लीगली अमेरिका ये नहीं कर सकता, पर प्रैक्टिकली कर रहा है, क्योंकि दुनिया में आर्थिक शक्ति उसी की चलती है। भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? भारत के लिए इसके 2 बड़े निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस है। पहला है ऊर्जा सुरक्षा। वेनेजुएला और ऊर्जा सुरक्षा। हाँ, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। वहां किसी भी तरह की अस्थिरता, लड़ाई या नाकाबंदी से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए बहुत बुरी खबर है। हमारा पूरा बजट बिगड़ सकता है। और दूसरा है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका द्वारा अपनी इच्छा को अपनी सीमाओं के बाहर दूसरे देशों पर लागू करने की ये कोशिश, जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी कहते हैं, उस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सीधी चुनौती देती है, जिसका भारत एक प्रमुख समर्थक है। भारत चाहता है कि दुनिया के नियम अंतर्राष्ट्रीय कानून से चलें, ना कि किसी एक देश की ताकत से। यह घटना उस सिद्धांत को कमजोर करती है। इस सब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच चलिए आपको भारत के एक ऐसे खूबसूरत कोने में ले चलते हैं, जहां संस्कृति, एकता और सॉफ्ट पावर का एक शानदार संगम देखने को मिल रहा है। नागालैंड के किसामा में 26वें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन हो गया है। जी, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे प्यार से त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, सिर्फ नागालैंड की नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इस साल ये और भी खास है क्योंकि इसमें 6 यूरोपीय देश भागीदार के रूप में शामिल हैं: ऑस्ट्रिया, माल्टा, फ्रांस, आयरलैंड, यूके और स्विट्जरलैंड। 6 देश। ये इस महोत्सव के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। बिल्कुल। यूपीएससी के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? प्रीलिम्स में तो शायद जगह या जनजातियों के नाम पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसका स्थान किसामा, जो कोहिमा के पास है, इसका टैग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स और इसमें शामिल 17 प्रमुख नागा जनजातियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मेंस के लिए इसका विश्लेषण 2 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला है सांस्कृतिक संरक्षण, कल्चरल प्रिजर्वेशन। मतलब ये महोत्सव नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियों को एक मंच पर लाता है,
जिससे उनकी अनूठी परंपराएं, नृत्य, संगीत और भोजन न केवल संरक्षित होते हैं बल्कि अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ये अंतरजनजातीय एकता को भी बढ़ावा देता है। और दूसरा स्तर जो इस साल ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, वो है सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति। 6 यूरोपीय देशों की भागीदारी इस स्थानीय त्योहार को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपकरण बना देती है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र शांत, स्थिर और निवेश के लिए तैयार है। ये पर्यटन और निवेश को आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है, जो सिर्फ भाषणों से नहीं हो सकता। चलिए अब आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण के बाद जल्दी से कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आज की चर्चा से निकले हैं। बिल्कुल। पहला है भौम प्रदोष व्रत। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू व्रत है जो मंगलवार के दिन पड़ता है। ठीक है, दूसरा संचार साथी। याद रखिए, यह दूर संचार विभाग डॉट की पहल है, मेटी की नहीं। प्रीलिम्स में मंत्रालयों को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। तीसरा आर्टिकल 110। ये धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करता है। सरकार द्वारा पेश किए गए नए उपकर बिल इसी के तहत लाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि उन पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होंगी और उन्हें केवल लोकसभा से पारित होने की आवश्यकता होगी। और कुछ जरूरी तथ्य। हाँ, चौथा है रेप्यूग्नेंसी, आर्टिकल 254। ये तब होता है जब कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर राज्य और केंद्र के कानून में टकराव हो। ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, जैसा कि जीएसटी के मामले में है। ठीक है। पांचवां डीप डिप्रेशन। यह एक चक्रवाती विक्षोभ है जिसमें हवा की गति 50 से 50 to 61 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और छठा कोलिस्टिन ये एक अंतिम उपाय यानी लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है जिसका पोल्ट्री में दुरुपयोग होता है और एनएपी, एएमआर योजनाओं के तहत इस पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जा रहा है। अब समय है मेंस की प्रैक्टिस का। हम आपको 2 प्रश्न और उनका एक मॉडल उत्तर ढांचा बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि इस नॉलेज को आंसर फॉर्मेट में कैसे ढालना है। जी, पहला प्रश्न जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र की पहचान कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही है। भारतीय संसद में हाल के रुझानों, विशेष रूप से व्यवधान के बीच विधेयकों के पारित होने के आलोक में विधायी निरीक्षण तंत्र लेजिस्लेटिव ओवरसाइट मैकेनिज्म्स के क्षरण का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। इसका उत्तर लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वेस्टमिंस्टर मॉडल के मूल सिद्धांत यानी कार्यपालिका की जवाबदेही को परिभाषित करें और संसद के बैठने के दिनों में गिरावट का आंकड़ा देकर, मतलब पहली लोकसभा के 135 से 70वीं लोकसभा के 55 दिन, अपने तर्क को वजन दें। और बॉडी में 3-4 पैराग्राफ बनाएं। पहले में बताएं कि कैसे चर्चा से इनकार व्यवधान को जन्म देता है और फिर उसी व्यवधान का उपयोग बिना बहस के बिल पास करने के लिए एक चक्रव्यूह के रूप में किया जाता है। मणिपुर जीएसटी बिल का उदाहरण दें। दूसरे में समिति प्रणाली में गिरावट का जिक्र करें 60% से 20% तक और बताएं कि इससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कैसे कमजोर होती है। तीसरे में एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराडॉक्स को समझाएं कि कैसे वो व्यक्तिगत सांसद की आवाज को खामोश करता है। और कंक्लूजन में सिर्फ समस्या बताकर न छोड़ें, बल्कि ऑपोजिशन डेज और अनिवार्य समिति जांच जैसे सकारात्मक और व्यावहारिक सुधारों का सुझाव दें। बहुत बढ़िया। और दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से है। प्रश्न है, जीएसटी मुआवजा उपकर से स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर में संक्रमण भारत के राजकोषीय संघवाद में एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दर्शाता है। चर्चा करें। 200 शब्द। इसका ढांचा क्या होगा? इसकी शुरुआत में जीएसटी मुआवजा उपकर के 2026 में समाप्त होने और फिस्कल क्लिफ के संदर्भ से करें। बॉडी में डिविजिबल पूल की अवधारणा को आर्टिकल 270 के साथ समझाएं और बताएं कि कैसे एक्साइज ड्यूटी साझा की जाती है लेकिन सेसेस नहीं। इसके बाद इस बदलाव के दोहरे प्रभाव पर चर्चा करें, राज्यों के लिए राजस्व की हानि और केंद्र को अपनी योजनाओं के लिए एक समर्पित नॉन शेयरेबल फंड मिलना। संघवाद पर इसके असर और विपक्ष की चिंताओं का भी उल्लेख करें। कंक्लूजन में इस बात पर बल दें कि राज्यों की चिंताओं को दूर करने और सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए
जीएसटी परिषद जैसे मंचों पर एक मजबूत परामर्श तंत्र, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म की आवश्यकता है। आइए अब 5 सवालों के एक छोटे से क्विज के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा और आप उत्तर और उसका स्पष्टीकरण देंगी। जरूर, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संचार साथी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी की एक पहल है। 2. यह 2026 से भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन पर एक विशिष्ट ऐप की पूर्व स्थापना को अनिवार्य करता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। 3. यह नागरिकों को खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और IMEI की प्रामाणिकता की जांच करने की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3 या D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है B, केवल 2 और 3। कथन 1 गलत है क्योंकि यह दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, DOT की पहल है, मीटी की नहीं। कथन 2 और 3 पूरी तरह से सही है। दूसरा प्रश्न, शिकागो कन्वेंशन जो हाल ही में अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष के संबंध में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? A. जैविक हथियारों का निषेध, B. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और हवाई क्षेत्र की संप्रभुता, C. मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम या D. शरणार्थियों के अधिकार। इसका सही उत्तर है B, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और हवाई क्षेत्र की संप्रभुता। 1944 के शिकागो कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन के मूल सिद्धांतों की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र पर हर देश की पूर्ण संप्रभुता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश नहीं है? A. यूनाइटेड किंगडम, B. फ्रांस, C. स्विट्जरलैंड या D. कनाडा। सही उत्तर है D, कनाडा। भागीदार देश ऑस्ट्रिया, माल्टा, फ्रांस, आयरलैंड, UK और स्विट्जरलैंड हैं। कनाडा इस सूची में शामिल नहीं है। चौथा प्रश्न, GST मुआवजा उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. ये 10 साल की अवधि के लिए राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए पेश किया गया था। 2. ये GST व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। 3. केंद्र द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए इस लेवी को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सासे सही है? A. केवल 1, B. केवल 2 और 3, C. केवल 3 या D. केवल 1 और 3। यह केवल कुछ चुनिंदा लग्जरी और डीमेरिट वस्तुओं पर लगाया जाता है, सभी पर नहीं। केवल कथन 3 सही है। इसे कोविड-19 के दौरान लिए गए ऋण चुकाने के लिए बढ़ाया गया था। और आखिरी प्रश्न, एक स्वास्थ्य वन हेल्थ दृष्टिकोण जिस पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAMR 2.0 में जोर दिया गया है, में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र एकीकृत हैं? 1. मानव स्वास्थ्य, 2. पशु स्वास्थ्य, 3. पर्यावरण स्वास्थ्य, 4. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A. केवल 1 और 2, B. केवल 1, 2 और 3, C. केवल 2, 3 और 4 या D. 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है B, 1, 2 और 3। वन हेल्थ दृष्टिकोण AMR जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक एकीकृत नजरिए से देखता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका एक मुख्य घटक नहीं है। तो आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे हेल्थ सिक्योरिटी सेस भारत के राजकोषीय संघवाद को बदल रहा है। हमने संसद के कामकाज में आ रही गिरावट और उसके संरचनात्मक कारणों का विश्लेषण किया, संचार साथी ऐप की अनिवार्यता से जुड़े निजता के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, AMR से निपटने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण के महत्व को जाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका वेनेजुएला तनाव के भारत पर प्रभाव को देखा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC।